हिंदी डिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने कक्षा 12 की हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय कविता के 2 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी कविता के आखिर के 3 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय कविता के 3 काव्यांशों की व्याख्या। तो आज का पहला काव्यांश मैं पढ़ रही हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाथ जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो दोस्तों, जो अभी हमने पढ़ी ये काव्यांश, यह पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है और इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। और इस कविता में कवि जीवन जीने की शैली के साथ बताने के साथ साथ दुनिया के सामने अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर करते हैं। तो कैसे उजागर कर रहे हैं उसको हम जानेंगे इस काव्यांश की व्याख्या के तौर पर। कवि कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है और वे अपनी मस्ती में ही घूमते रहते हैं, और उनका कहना है कि इस दीवानेपन के कारण उन्हें अनेक दुख भी मिलते हैं और इन्हीं दुखों को उठाते हुए वे घूमते रहते हैं। और ऐसे में जब कवि को किसी प्रिय की याद आ जाती है तो वह उसे बाहर से तो हंसा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे रुला भी देती है। यानी कि जब उन्हें किसी की अपने की याद आती है तो उनका मन व्याकुल हो जाता है। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई भी सत्य नहीं जान पाया और इसी कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। उनके अनुसार यहाँ नादान भी वही होते हैं नादान भी वही होते हैं जहाँ पर समझदार और चतुर होते हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग विलास की तरफ भाग रहा है और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए यत्न करता है और वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके हैं। कवि को ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। कवि तो बल्कि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमने इस काव्यांश की व्याख्या जानी। अब हम इसके काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने पहले 4 पंक्तियां पढ़ी थी उसमें कवि ने आत्म अभिव्यक्ति की है और अंतिम 4 पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया। यानी कि पहली 4 पंक्तियों में कवि अपने विषय में बता रहे हैं और आखिरी की 4 पंक्तियों में वो सांसारिक जीवन की बातें कर रहे हैं। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है और कर यत्न मिटे सब और सत्य किसी ने जाना, इसमें अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, इससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे सुक्ति का प्रभाव पड़ा है। मैं और अब अगला दोस्तों, मैं अगला काव्यांश पढ़ रही हूँ, फिर उसकी व्याख्या जानेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं जिस रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो दोस्तों, इसका प्रसंग भी आपको वही लिखना है जो हमने पहले चर्चा की थी। अब इसकी भावार्थ यानी व्याख्या को जान लेते हैं। कवि कह रहे हैं इसमें कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि कवि के अनुसार संसार के साथ उनका टकराव चल रहा है
और कवि अपनी कल्पना के अनुसार एक नए संसार का निर्माण भी करते हैं और उसे फिर कल्पना में ही मिटा भी देते हैं। कवि के अनुसार यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, लेकिन कवि इससे उलट करते हैं, वो धरती को ही ठुकरा देते हैं। अर्थात वे जिस संसार में रह रहे हैं उसी के प्रतिकूल यानी कि उसी से उल्टा आचार विचार रखते हैं। कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं, यानी कि अपने रोने में भी वो प्रेम लिए फिरते हैं, और उनकी जो शीतल वाणी है उसमें भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें भी असंतोष झलकता है, और उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा बन गया है, और फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। और कवि भी एक ऐसे खंडहर का एक हिस्सा लिए घूमते रहते हैं जिसे महल पर न्योछावर कर सके। दोस्तों, ये हमने इस कविता के दूसरे काव्यांश की व्याख्या जानी। अब हम इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा कर लेते हैं। इस काव्यांश में कवि अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, इनमें विरोधाभास अलंकार, और बना बना में पुनरुक्ति अलंकार है। और इसमें हमने काव्यांश में देखा श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, और साथ ही साथ कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब हम इस कविता के आखिरी काव्यांश की व्याख्या के विषय में जान लेते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं इस दुनिया का हूँ एक दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निभाषस लिए फिरता हूँ, जिसकी सुनकर जय नम है झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो दोस्तों, कवि इसमें कह रहे हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रोता है, अर्थात उनकी हृदय की व्यथा उनकी कविता में प्रकट होती है, और उनके रोने को संसार गाना मान बैठा है। जब वेदना यानी कि दुख अधिक हो जाता है तो वो दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। संसार इस प्रक्रिया को कहती है कि उन्होंने छंद बनाए हैं, यानी कि कवि कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी लिखते हैं अपने हृदय की वेदना को शब्दों के रूप में लिखते हैं, और उनके रोने को भी ये जो विश्व के लोग हैं वो गाना समझ रहे हैं। और जब वे अपने दुखों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्होंने छंद लिख दिया। कवि प्रश्न करते हैं कि संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए क्यों तैयार है। वह स्वयं को नया दीवाना कहते हैं जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उन्हें दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता, क्यों उन्हें कवि के रूप में स्वीकार करता है, जबकि कवि तो दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमते रहते हैं, अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं। और जो लेकिन कवि की ये जो मस्ती में घूमना झूमना है, इसी से सारा संसार भी झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में झूमने लगते हैं। अब हम इस काव्यांश की काव्य सौंदर्य पर चर्चा कर लेते हैं। कवि मस्त प्रकृति के व्यक्ति हैं जो हमें उनके गीतों में झलकती भी है। कवि कहकर तथा झूमे झुके में अनुप्रास अलंकार, और क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। साथ ही साथ इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति भी है। तो दोस्तों, ये हमने कक्षा 12 के आत्म परिचय कविता के आखिर के 3 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।